हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस लैब। कल 23 जुलाई को बजट इंट्रोड्यूस किया गया इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। और इससे जस्ट एक दिन पहले 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया गया था। बजट जो है हमारे देश का साल भर का सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इवेंट होता है, जिससे एक कॉमन मैन का जो लाइफ है, डेली लाइफ है, वो इम्पैक्ट होता है, एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस की भी जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो इफ़ेक्ट होती है इस बजट से। तो एज एन एस्पिरेंट्स हमें न्यूट्रल रहना है, हमें बोथ एस्पेक्ट्स देखने हैं, यानी इसके जो बजट के गुड एस्पेक्ट्स हैं एज वेल एज द एरियाज विच रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, या वो चीज़ें जिन्हें और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, इन सब में हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे कि बजट का जो थीम है वो क्या है, और ओवरऑल जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है इस बजट का। और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि स्कीम्स हो गई जो बजट में मेंशन्ड होती हैं, कोई प्रोजेक्ट हो गए सच एज़ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो गए। ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर मेंस की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में हमारे लिए फैक्चुअल डेटा जो कुछ मेंशन रहते हैं, जैसे कि जीडीपी की ग्रोथ कितनी हुई, बजट किस सेक्टर में कितना दिया गया है, इससे क्या होता है कि आप अपने आंसर राइटिंग में अपने आंसर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करते रहेंगे, जब इस डॉक्यूमेंट को हम लोग पढ़ते रहेंगे, कि चीज़ों को हम अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। और कोशिश करेंगे कि ये वीडियो जब तक ख़त्म हो, जब तक एंड होता है, तो आपको सारी चीज़ें कम से कम याद हो जाएं। यूपीएससी के एग्ज़ाम में चीज़ों को समझने के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि आप उन चीज़ों को याद कर पाते हैं कि नहीं, उन चीज़ों को रिमेंबर कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपको रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आप तब नहीं रिकॉल कर पाते हैं तो आपने चाहे कितना भी चीज़ों को समझा हो, उन सब का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उन्हें याद करने की कोशिश करें, उन्हें कम से कम 2 से 3 बार चीज़ों को रिवाइज़ करें, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो हम लोग बजट की बात करते हैं, बजट 2024-25 की। तो अगर हम बात करें इसके ओवरऑल थीम की, तो इसका ओवरऑल थीम जो है वो है विकसित भारत बाय 2047। इसका मतलब है डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब क्योंकि 2047 की यहाँ बात हो रही है, 2047 की बात हो रही है, और आज 2024 चल रहा है, तो इसके बीच में हम गैप देखें तो 23 साल का गैप है। ठीक है, 23 ईयर्स का गैप है। अब हम यहाँ से जहाँ पे आज हम डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशन हम डायरेक्टली नहीं बन सकते हैं, हमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, यानी कुछ चीज़ों को, वो उन चीज़ों को करना होगा जिनसे हम एक डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे। उनके लिए हमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारे लोगों की, वो बढ़ानी है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, हमें सोशल जस्टिस देना है, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, और इस 23 साल में, आने वाले 23 साल में हमें इन सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ हद तक इम्प्रूव करना है, ताकि हम ये कह सकें कि हम एक डेवलप्ड नेशन हैं इन 2047। अब क्योंकि हमारा मेन टारगेट है विकसित भारत का, तो हर साल का जो ये बजट रहेगा कुछ ना कुछ चीज़ों पे फोकस करेगा, कुछ कुछ एरियाज़ पे फोकस करेगा। और इन छोटे छोटे माइलस्टोन्स को हम जब अचीव करते जाएंगे, तो जब हम 2047 तक पहुंचेंगे, तो हमारा जो है ये जो अल्टीमेट गोल है विकसित भारत का, उसे हम पा जाएंगे। ठीक है, तो इस साल का जो बजट है उसमें हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। वो चीज़ें हैं यहाँ मैंशनड, जिन जो इस साल के बजट की थीम है। हम इस बार बजट की थीम में ये फोकस करना चाह रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट फोकस रखना है, हमें स्किल करना है अपने यूथ को, एज वेल एज जो वर्कर्स हैं उनको, हमें एमएसएमईज के ऊपर फोकस करना है, हमें मिडिल क्लास को फोकस करना है, जो कि सबसे बड़े हमारे मार्केट हैं कंज्यूमर गुड्स के। ठीक है, और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों पे तो हम फोकस करेंगे ही, ये हमारी थीम है। बट जो जिनके ऊपर फोकस किया जाएगा, जो सोसाइटी का सेक्शन है, वो ये 4 सेक्शन है जिनके ऊपर खास फोकस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्शन को छोड़ दिया जाएगा, इन पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि हमें जब यहाँ तक पहुँचना है 2047 के डेवलप्ड नेशन के लिए, तो जो हमारा वीकर सेक्शन है उसे हमें उठाना होगा साथ साथ में, ताकि हम सब साथ में एक इंक्लूसिव ग्रोथ कर पाएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारी कुछ पॉपुलेशन जो है वो पीछे रह गई है। सपोज़ कीजिए वो पॉवर्टी में आज भी हम लोग, उस वक्त भी हम लोग रहते हैं, या सोशल इनजस्टिस उस वक्त भी रहता है, या इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाती उस वक्त, और हमारे जो रिच एंड पुअर का गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए हमें साथ ही साथ वीकर सेक्शंस को भी अपने साथ में लेकर के चलते रहना है। ठीक है,
तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि 4 मेजर कास्ट हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। पहला है पुअर, दूसरा है फार्मर, तीसरा है यूथ एंड फोर्थ इज वीमेन। अब इसके लिए इन्होंने एक एक्रोनिम दिया जिसका नाम इन्होंने दिया ज्ञान। ठीक है, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा एंड ए फॉर अन्नदाता एंड एन फॉर नारी। दैट इज, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा जी, यूथ इज फॉर युवा यानी वाई, एंड देन अन्नदाता इज फार्मर एंड देन नारी दैट इज विमेन। तो ये एक्रोनिम दिया है, इस एक्रोनिम को आप याद रखेंगे, हो सकता है आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये पूछा जा सके। और बजट में इस पे क्वेश्चंस ये बनाए जा सकते हैं कि आपको डिफरेंट थीम्स दी जा सकती हैं, इसके साथ ही और सारी चीज़ों को दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इस बार ये बजट जो था किसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब क्योंकि हमारा ये मेन अल्टीमेट गोल है, उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए हमारा साल भर का गोल ये है। ठीक है, अब इस साल भर के गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। अगर हम इन सारी प्रायोरिटीज़ को अचीव करते हैं तो हमारा ये वाला जो थीम है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो 23 साल में एक स्टेप यानी एक साल जो है वो हम कंप्लीट मानेंगे कि अगर हमने ये सारी चीज़ों को अचीव कर लिया। ठीक है, अब उनमें प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो पहला है, यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रायोरिटीज़ की बात हो रही है। ठीक है, उसमें आ रही है बात एग्रीकल्चर की। हम लोग एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की बात करेंगे जो एक थीम खुद में है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पे हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन का जो बैकबोन कह सकते हैं आप वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें या फिर चाइना की इकोनॉमी की बात करें जो हाल फिलहाल में इतनी ज़्यादा जो बूस्टअप हो गई है और आज ये जो है कंपैरेटिवली यूएस के ऑलमोस्ट इक्वल पहुंचने वाली है, तो ये जो इन सब का बेस रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही रहा है। और हमारे जो देश में आज हमारी जो इकोनॉमी का मेजर सेक्शन है या जो हमारी इकोनॉमी है उसे कहते हैं सर्विस इकोनॉमी है। इसका मतलब है कि एक एग्रीकल्चर होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी होती है, एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होती है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। बट अगर हमें ग्रोथ चाहिए या हमें 2047 बाय डेवलपमेंट चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, साथ ही साथ इसमें स्किल की ज़रूरत है लेकिन थोड़ी कम स्किल की ज़रूरत है कंपेयर टू सर्विस सेक्टर। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जो हमारी जो इकॉनमी थी वो एग्रीकल्चरल इकॉनमी शुरुआत में हुआ करती थी, आज भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हमारा एग्रीकल्चरल इकॉनमी का है। बट एग्रीकल्चरल इकॉनमी से है हमने डायरेक्ट शिफ्ट किया सर्विस इकॉनमी पे, क्योंकि हमने जब कोशिश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने इकॉनमी को टर्न करने की, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास हम लोग कर नहीं पाए। बट बाकी इकॉनमीज जो हैं वो एग्रीकल्चर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड देन सर्विसेज पे शिफ्ट करती हैं। हम लोगों ने शिफ्ट किया डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, और अभी जो हमारे जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो सर्विसेज से आता है। इसी वजह से इसे कहा हमारी इकॉनमी कहा जाता है सर्विसेज इकॉनमी। ठीक है, तो हम फोकस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की। यहाँ पे बात होगी इंक्लूसिव ग्रोथ की, क्योंकि हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, सबका साथ सबका विकास, ताकि कोई पीछे ना रह जाए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो हमें अर्बन डेवलपमेंट करना होगा। अर्बन डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन में आप जो सोसाइटीज़ आपकी रहेंगी वो अर्बन सोसाइटीज़ रहेंगी, उनके हिसाब से अर्बन डेवलपमेंट भी हमें करना होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देना होगा ताकि जो है जो मॉडर्न सोसाइटीज़ रहेंगी वो सस्टेन कर पाएँ। फिर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेंगे तो हमारे लिए इंपोर्ट बिल जो है, जो हम बाहर से टेक्नोलॉजीज़ इंपोर्ट करते हैं उनका बिल रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो पैसा हम बचाएंगे इसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकेंगे, और इससे हम हो सकता है कि अपने 2047 टारगेट को और जल्दी या और बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, जो प्रायोरिटी नंबर 7 है इस साल के बजट का। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि एक डेवलपिंग नेशन को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सपोज कीजिए अगर आपका है तो उसे क्या चाहिए, उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बहुत ज़्यादा ताकि मशीनें रन हो सकें, और भी सारी चीज़ों के लिए। एग्रीकल्चर में भी आपको एनर्जी चाहिए, जो लोग रहेंगे उनकी डिमांड धीरे धीरे होगी। अगर मॉडर्नाइज सोसाइटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, 24 आवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें एनर्जी सिक्योर करना है। साथ ही साथ हमें क्लीन एनर्जी की तरफ भी मूव करना है। बट हमें ये भी देखना है कि जब हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी जो आज की डिमांड है, जो आज आने वाली भी डिमांड है, वो हमारी हैम्पर ना हो। क्योंकि अगर हम
कोल की बात करें तो कोल हमें क्विक एनर्जी देता है और हमें चीपली अवेलेबल एनर्जी रहता है। बट अभी क्लीन एनर्जी जो है जैसे सोलर एनर्जी हो गया या विंड एनर्जी हो गया, कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले अभी वो सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। बट आज भी जो चीपेस्ट मीन्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए है वो है कोल। तो हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बात भी करनी है और साथ साथ में हमें क्लीन एनर्जी के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करने हैं, वो रिफॉर्म्स जो आने वाली जनरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे, प्लस जो रिफॉर्म्स हैं वो कंपैरेटिवली नेक्स्ट जनरेशन वाले हों। जैसे कि अगर 4G की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, अभी हमारे पास 5G है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है कंपेयर्ड टू 4G। तो ठीक उसी तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स होंगे सोसाइटल लेवल पे, जैसे कि किस हिसाब से हमारा अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर प्रायोरिटी रखी गई। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है वो हमारी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हर साल बजट में हमारे रहती है और ये एक इंडिस्पेंसिबल प्रायोरिटी है जो जब तक हम 2047 की बात नहीं करते हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर साल कहीं ना कहीं फोकस करना होगा, क्योंकि एक जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को उसमें बहुत बड़ा रोल है। इसकी वजह से हमें प्रायोरिटी पे से रखना पड़ रहा है। अब इन सारी जो प्रायोरिटीज़ यहाँ मेंशन्ड है इन्हें हम एक एक करके देखेंगे और उनमें सब सेक्शंस को देखेंगे कि उनमें क्या क्या, अगर कोई स्कीम है तो क्या है, प्रोजेक्ट्स हैं तो क्या है, ठीक है, ताकि चीज़ें हमें अच्छे से याद रह पाए। आगे देखते हैं चीज़ों को। अगर हम पहली प्रायोरिटी की अपनी बात करें तो वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमारे बजट में दी जा रही है, सबसे पहली प्रायोरिटी जो दी जा रही है। और इसमें अगर हम बात करें तो पहली जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें फोकस करना है वो है ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च। जो एग्रीकल्चरल फील्ड में हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि हम मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप करते हैं, तो उनकी मदद से हम ऐसा कुछ करना है हमें कि हम क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप, रेजिलिएंट क्रॉप डेवलप कर पाएँ, ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप कर पाएँ। और क्लाइमेट रेजिस्टेंट जब हम कर रहे हैं तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंट भी हो। तो इस तरीके से हमें कोशिश करना है, अपनी एग्रीकल्चरल रिसर्च को रखना है और इम्प्रूव करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएँ। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे एट एन इंडिविजुअल लेवल जिसे हम कहते हैं कि एक थाली जो आप खाते हैं उस पर इम्पैक्ट जो पड़ रहा है जो क्लाइमेट चेंज का, उसको हमें मिटिगेट करना है और हमें इंश्योर करना है कि जो एक इंडिविजुअल, एक गरीब इंसान के पास भी जो एक खाना पहुंच रहा है वो कंटिन्यूअस फूड सिक्योरिटी रहे, यानी उसके पास पहुंचता रहे और कम दामों पे पहुंचे। और जब कम दामों पे रहेगा, जब हम डेवलप कर पाएंगे, चीज़ें अवेलेबल ज़्यादा रहेंगी, उसकी डिमांड रहेगी लेकिन सप्लाई ज़्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे क्रॉप्स हैं या जो हमारा फूड है वो हमें सस्ता मिलेगा, जिसकी वजह से एक अगर गरीब परिवार है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है, जो पैसा उसका खाने पे लग रहा था ज़्यादा, अब खाने पे पैसा कम लग करके कहीं और वो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। सपोज़ कीजिए वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे यूज़ कर ले रहा है उस पैसे को। अगर उसे कोई बिज़नेस सेटअप करना है तो वो बिज़नेस सेटअप कर पा रहा है क्योंकि उसकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड है। क्योंकि किसी भी एक परिवार के लिए या किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड। इसी के पीछे सारी कहानी चल रही है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात कि हमें एग्रीकल्चरल रिसर्च करना है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप करना है। फिर बात आती है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी की। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है वो आपकी रिलेटेड है कोऑपरेटिव सेक्टर से, कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है कोऑपरेटिव सेक्टर का। जैसे कि हमने अमूल बनाया, जैसे कि हमने इफ़को बनाया, वैसे और भी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप हों, स्प्रिंग अप हों और वो कंट्रीब्यूशन करेंगी हमारे नेशन में, हमारे जीडीपी ग्रोथ में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। फिर बात आती है वेजिटेबल्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरीके से प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ से मार्केट तक ले जाने में हम कितना जल्दी इस मार्केट में पहुँच सकते हैं। और क्योंकि अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की तो ये पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, ये अगर आप देखें तो एक हफ्ते के अंदर चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। इस वजह से हमें जो सप्लाई चेन है वो स्ट्रेंथन करना है और जो वेजिटेबल प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर भी हमें फोकस करना है। अब वो हम कर कैसे सकते हैं? अगर हम फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्रीज़ करें। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ फार्मर्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल सीड के लिए हो गया, फर्टिलाइज़र के लिए हो गया, या वाटर सप्लाई हो गया। किसी को अगर जनरेटर की ज़रूरत है कहीं पे किसी खेत में पानी डालने के लिए, तो वो जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, बट ये और भी बड़े लेवल पे होता है, ठीक है।
अब साथ ही साथ कोऑपरेटिव्स, अभी हमने बात की कि कोऑपरेटिव सेक्टर का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाएगा, तो यहाँ भी बात हो रही है कोऑपरेटिव्स डेवलप हों, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हों, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि ये जो वेजिटेबल सप्लाई चेन है वो स्ट्रेंथन हो पाए। अगर आप स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं तो आज आप देख रहे हैं कि किसी भी ऐप के थ्रू जो है ऑर्डर दिया जा सकता है ईजिली। अगर आप खाने का ऑर्डर देते हैं, जोमेटो को यूज़ करते हैं, स्विगी का यूज़ करते हैं, इवन फॉर अपने वेजिटेबल्स के लिए ब्लिंकिट का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे शहरों में है। तो इसी तरीके से स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि साथ ही साथ वो वेजिटेबल सप्लाई चेन में ही नहीं, वो प्रोडक्शन में भी अगर कुछ करते हैं तो उससे हमें जो फूड सिक्योरिटी वो भी हमारी इंश्योर होगी, और जो कलेक्शन है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, और स्टोरेज और मार्केटिंग भी हमारी इम्प्रूव होगी, क्योंकि स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू रहता है वेजिटेबल्स में, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है तो आप ज़्यादा दिन इन्हें स्टोर नहीं कर सकते हैं, इन्हें तुरंत मार्केट में पहुंचाना है। तो अगर सप्लाई चेन आपकी स्ट्रेंथन रहेगी तो जहां प्रोड्यूस हुआ है उसके बाद मार्केट तक आपको पहुंचाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये तो बात हो गई वेजिटेबल की। पहले हमने बात की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, फिर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी की, फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन की बात हमने की। तो ये 3 बातें हो गई एग्रीकल्चरल सेक्टर में। फिर बात आती है आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारे मस्टर्ड हैं, ग्राउंड नट हैं, ये जो ऑयल हैं, ये इन ऑयल्स में हमें सेल्फ रिलायंस होना है। हम इनको प्रोड्यूस करते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, बट फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें कम हो जा रही हैं, तो इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इंपोर्ट करने की वजह से क्या होता है कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ता है, यानी आपके देश से पैसा बाहर जा रहा है। अगर आप अपने ही देश में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी, जितनी भी डिमांड आपकी है वो आप अपने देश में ही कंप्लीट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपका पैसा जो है वो विद इन द इकोनॉमी सर्कुलेट करेगा, तो आपकी इकोनॉमी खुद ग्रो करेगी। अब क्योंकि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है वो बाहर चला जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते थे किसी और चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मैनेज कर लेते हैं, अगर आप आत्मनिर्भरता ले आते हैं, तो उससे आपका ये फ़ायदा होगा जो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है आपके लिए, वो ये है कि कौन कौन से ऑयल्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं, वो आपको याद रखने हैं। ये 5 मेंशन्ड है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सेसमे है, सोयाबीन है एंड सनफ्लावर है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ डायरेक्ट फैक्ट आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर बात अगले पॉइंट की, रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज़, किसके, हाई यील्ड वैरायटिंग ऑफ क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ 32 फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं, जो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जो होते हैं वो आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि रिलीज़ किए जाएंगे 109 हाई यील्ड वैरायटी, 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो दोनों के लिए किए जाएंगे। अभी हमने देखा वेजिटेबल्स के बारे में कैसे सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, और यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट की जो बात हो रही है, इसमें भी हमने पहला पॉइंट हमारा यही था कि इसमें हमें और रिसर्च डेवलपमेंट करना है ताकि हम और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ को डेवलप कर पाएँ अदर क्रॉप्स के लिए। अभी फ़िलहाल में हम लोग 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए रिलीज़ करने जा रहे हैं 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो ये अगर आपके 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहेंगे तो इसका सबसेट है 109 हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मतलब इन्हीं के अंदर इन्हीं के हैं, ये अलग नहीं है, ये सेम पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा 6th पॉइंट हो गया, रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज़। अगर हम 6th पॉइंट की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हमारे लिए हो रहा है वो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि नेचुरल फार्मिंग की जब आप फोकस करेंगे तो आपका फर्टिलाइज़र यूज़ जो है वो कम हो जाएगा। जब फर्टिलाइज़र यूज़ कम हो जाएगा तो हमारा इंपोर्ट, क्योंकि हम लोग बहुत इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइज़र, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी जो है वो कम हो जाएगा। वही बातें हो जाएंगी कि हम इस पैसे को कहीं और यूज़ कर पाएंगे किसी और सेक्टर में, ताकि हमारा जो 2047 का टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो या फिर हम जल्दी भी पहुंच जाएं वहां तक। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। अब इसमें किया क्या जाएगा आपको ये याद रखना है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और एग्ज़ाम में अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप मेंस में ये लिख सकते हैं कि 1 करोड़ फार्मर्स को इनिशिएट किया जाएगा और इन्हें ये कहा जाएगा कि आप नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उनका जो सर्टेन क्राइटेरिया वो फुलफिल करेंगे तो फिर वो उन्हें सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग देगी, जिसकी वजह से जो उनका प्रोड्यूस रहेगा वो इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचा जा सकेगा, यानी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। तो
एक तरफ तो हम नेचुरल फार्मिंग करके अपने फर्टिलाइज़र बिल को डाउन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे हो रहा है वो डबल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, अगर हम इसे कर ले जाते हैं तो। और इसका टारगेट क्या है, अगले 2 साल के अंदर हमें 1 करोड़ फार्मर्स को मोटिवेट करना है और उन्हें ये कहना है कि आप स्टार्ट कीजिए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ आप बढ़िए, ठीक है। फिर हमारा 7th पॉइंट जो है एग्रीकल्चर में वो है श्रिम्प प्रोडक्शन का। श्रिम्प एक सी फूड है और उसकी फार्मिंग प्रोसेसिंग के लिए भी प्रमोशन किया जा रहा है ताकि उसे एक्सपोर्ट किया जा सके, और इसमें हेल्प कौन करेगा, नाबार्ड करेगा, ठीक है। नाबार्ड श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड जो प्रमोशन होंगे उनमें हेल्प करेगा, फाइनेंशियल एड देगा, जो भी और भी चीज़ें होंगी वो नाबार्ड की तरफ से की जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम 8th पॉइंट की बात करें तो ये कह रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका जो आधार हो गया, आपका फास्टैग हो गया, आपके यूपीआई हो गए, ये सब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका इंट्रोडक्शन किया जाएगा फार्मर्स के लिए भी और इनके लैंड्स के लिए भी अगले 3 साल में, और ये डीपीआई कवरेज दिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीपीआई कवरेज कैसा हो सकता है कि जैसे हमारे पास आधार एज एन फॉर एन इंडिविजुअल का है, उसी तरीके से आगे हम बात करेंगे एक भू आधार की बात हो रही है। भू मीन्स लैंड, तो एक लैंड आधार भी बनेगा जिससे लैंड आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा और लैंड ट्रांसफ़र जो होता है वो सारी चीज़ें भी ईजी हो जाएंगी। और जो भी हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लैंड रिक्वायरमेंट रहती है वो उसके काम हमारे लिए इजी हो जाएंगे अगर हम डिजिटली जो है इन सारे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लेते हैं। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में। साथ ही साथ कहा जा रहा है डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट में। अब अगर आप क्रॉप सर्वे कर लेते हैं, साथ ही साथ अगर आप सॉइल सर्वे भी कर लेते हैं, तो आपको ये पता रहेगा कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ज़्यादा बेहतर प्रोडक्शन जिसका हो पा रहा है ज़्यादा, आप उस हिसाब से आप फाइनेंशियल एड दे पाएंगे। आप अगर मिलेट्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेट प्रमोट ज़्यादा किया जा सकता है, तो आप वहाँ पे उस तरीके फाइनेंशियल एड देंगे, उस तरीके से फार्मर्स को प्रमोट करेंगे। वो कब हो पाएगा, जब आप एक सर्वे कराएंगे, डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, कहाँ, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। एक लैंड के केस में हो गया, एक क्रॉप के केस में हो गया। फिर एक जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना, जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट, अभी तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आप ये कह सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ में पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़ है आपकी नेचुरल फार्मिंग की, जो अभी हमने बात की, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीकल्चरल प्रायोरिटी जो है, हमारे 9 प्रायोरिटी में से पहली प्रायोरिटी हमारी फिनिश होती है। और अगर एक बार हम लोग क्विकली एक बार देख लें ताकि हमें चीज़ें याद रखें, पहले हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की, फिर हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी की बारे में बात की, फिर हमने सप्लाई चेन के बारे में डिस्कशन किया कि वेजिटेबल प्रोडक्शन किस तरीके से हमें फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से इम्प्रूव करना है, कोऑपरेटिव सेक्टर स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, सप्लाई चेन में हमें ध्यान देना है कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग के ऊपर। फिर हमने आत्मनिर्भरता, हमें इंपोर्ट बिल रिड्यूस करना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है इन सारे ऑयल्स में, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। फिर न्यू वैरायटीज़ रिलीज़ की जाएंगी, 109 हाई यील्डिंग वैरायटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ रिलीज़ की जाएंगी। फिर नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हमने बात की, 1 करोड़ फार्मर्स को जो है वो इनिशिएट किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा वाया सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। फिर श्रिम्प फार्मिंग को प्रमोट करेगा नाबार्ड। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 8 पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट था जिसके बारे में हमने बात की कि लैंड और क्रॉप को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने बात की। अब हमें जो बात करनी हमारे नेक्स्ट प्रायोरिटी की वो है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बजट में है वो है पीएम्स पैकेज करके। इस पीएम्स पैकेज में 3 स्कीम हैं जो जिन्हें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव कहा जा रहा है। जैसे कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अभी तक हम लोग बात करते थे, ठीक उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव है, यानी कि इंसेंटिव दिया जाएगा जो लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें भी इंसेंटिव मिलेगा जो ज्वाइन कर रहे हैं। वो क्या क्या हैं, वो 3 स्कीमें, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसमें हमने जो जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड की बात की और हमने नेचुरल फार्मिंग की बात की। अब हमारे लिए ये 3 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के सेक्शन में, ठीक है।
प्रायोरिटी नंबर 2। तो स्कीम ये क्या कह रही है? स्कीम ये कह रही है कि जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे, जो न्यूली ज्वाइंड जो जॉब जिन्हें मिलेगी, उन्हें 1 मंथ की सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और वो रहेगी 15,000 अप टू, यानी मैक्सिमम 15,000 की सैलरी जो है, अगर उनका जो भी सपोज किसी को 40,000 फर्स्ट इनकम बन रही है, तो 15,000 जो है वो गवर्नमेंट देगी मैक्सिमम। तो इससे क्या होगा? इससे इंसेंटिव मिल रहा, मतलब किसको मिल रहा है कि अगर जो कंपनी जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया, अब उसको पहले महीने की जो सैलरी वो दे रही है उसमें 15,000 तो गवर्नमेंट ही दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिव मिल रहा है, यानी यही हो गया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। किसके लिए? एक तो जिन जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें, और जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी मिल रहा है। ठीक है, इससे 210 लाख यूथ को बेनिफिट मिलेगा, यानी 2 करोड़ 10 लाख यूथ को ये फ़ायदा मिलेगा स्कीम ए का। ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स जो है। फिर क्या है कि स्कीम बी के बारे में बात है कि जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के है कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय कर रहा है वर्कफोर्स को, और वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, तो उनमें उनके लिए ईपीएफओ का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ जो होता है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो पहले 4 साल में गवर्नमेंट भी करेगी। ठीक है, उनके लिए ये है। ठीक है, और इससे बेनिफिट किसे होगा? इसे 30 लाख यूथ का बेनिफिट होगा। और अब वो जो कंट्रीब्यूशन है उसकी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे ईपीएफओ की, वो यहाँ पे मेंशन है स्कीम 3 में कि सपोर्ट दिया जाएगा एम्प्लॉयर्स को। कितना दिया जाएगा? अप टू 3,000 जो है उन्हें पर मंथ मिलेगा। अगर सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय है, उसने न्यूली ज्वाइन किया है, उसके प्रोविडेंट फंड में डिडक्शन होता है उसकी तरफ से 5,000 रुपये, ये एम्प्लॉयर भी 5,000 रुपये देगा। ठीक है, तो टोटल उसके प्रोविडेंट फंड में जो डिपॉजिट होता है वो 10,000 होता है। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो 5,000 आप दे रहे हैं इसमें मैक्सिमम 3,000 तक, किसी को 3,000 मिल रहा होगा तो उसका रेशियो अलग होगा, बट फॉर एग्जांपल अगर किसी को 5,000 मिल रहा है तो 3,000 जो है गवर्नमेंट देगी हर महीने, क्योंकि हर महीने एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 5,000 दोनों साइड से, तो 3,000 गवर्नमेंट देगी अगले 2 साल तक। ठीक है, जब से उन्होंने ज्वाइन किया उसके अगले 2 साल तक जो है ये 3,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट देगी। तो ये इंसेंटिव है किसके लिए? एम्प्लॉयर्स के लिए, कि भाई आप लोगों को एम्प्लॉय कीजिए तो जिससे जॉब जनरेशन होगी। कितनी जॉब जनरेशन एक्सपेक्ट की जा रही है? कि 50 लाख जॉब जनरेशन होगी इस तरीके से। तो ये 3 लिंक्ड है, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी, जो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग से रिलेटेड है, और इसे पीएम्स पैकेज कहा जा रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, पीएम्स पैकेज कहा जा रहा है। तो इसके बारे में अगर हम समराइज़ करें तो फर्स्ट टाइमर्स को 1 मंथ की वेज मिल रही है अप टू 15,000, जिससे बेनिफिट होगा 210 लाख यूथ का। फिर ये जॉब क्रिएशन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है तो जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय हैं उनके लिए इंसेंटिव है बोथ फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, जिनके लिए 3,000 पर मंथ जो है फॉर 2 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर जब से वो ज्वाइन करेंगे, जो कंट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट देगी। यहाँ बेनिफिट हो रहा 30 लाख यूथ का, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा 50 लाख यूथ का। ठीक है, और यहाँ जो कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे 4 साल के लिए बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 3,000 दिए जा रहे हैं ये तो 2 साल के लिए दिए जा रहे हैं, बट यहाँ पे जो 4 साल की बात की जा रही है कुछ और अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं यहाँ पे जो मिल सकते हैं। हो सकता है मॉनेटरी बेनिफिट ना हो या कुछ और हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो और क्या है इस एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग सेक्शन में, वर्किंग वीमेन जो होती हैं उनके लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें जो अगर घर से दूर उनकी एम्प्लॉयमेंट है तो उनको जो ट्रैवलिंग में सेफ्टी नहीं रहती है, या जो उन्हें दिक्कत होती है घर की वजह से, जिनकी वजह से वो काम पे नहीं जा सकती हैं या उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि वो जहाँ पे काम वर्किंग उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जहाँ पे हब्स रहेंगे, जहाँ पे जॉब हब्स रहेंगे वहाँ पे, तो उनके लिए ये फ़ायदा करेगा, जिससे ये विमेन एम्पावरमेंट प्रमोट करेगा और विमेन का हम पार्टिसिपेशन देखेंगे वर्कफोर्स में अपने बढ़ता हुआ। ठीक है, फिर क्या किया जा रहा है इस एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग में, लोन दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को कितने 7.5 लाख के, और हायर एजुकेशन के लिए जो लोन दिए जा रहे हैं वो 10 लाख तक के लिए लोन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। फिर कुछ स्किलिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। स्किलिंग प्रोग्राम्स में क्या है कि 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा अगले 5 साल तक, ये फैक्चुअल डेटा है, और 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट्स। अब अभी हम जानते हैं ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे,
आईटीआईज जो हैं अब उनको अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि अभी हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस हो रही है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हमारे सर्विसेज सेक्टर में, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में, हर जगह हम ये देख रहे हैं कि एआई का यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है। तो हमें ये जो आईटीआईज हैं इनको भी अपग्रेड करना होगा साथ ही साथ। तो 1000 आईटीआईज की अपग्रेडेशन की बात हो रही है, ताकि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ पेसअप कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे सेकेंड प्रायोरिटी की बात, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है पीएम्स पैकेज। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीएम्स पैकेज है, जिसमें स्कीम ए, स्कीम बी एंड स्कीम सी है। इससे पहले हमने बात की एग्रीकल्चरल सेक्टर की, जहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट किसकी बात की, नेचुरल फार्मिंग की, और इसमें किसान समर्थ जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसके बारे में बात की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में हमने पीएम्स पैकेज की बात की। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है थर्ड प्रायोरिटी की, जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये जो प्रायोरिटी है ये स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स के लिए है, जिसमें बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल हैं। और ये जो मेंशन है ये एक स्कीम के अंडर मेंशन है, जिसका नाम है पूर्वोदया। ठीक है, इसकी टैगलाइन है विकास भी विरासत भी, यानी डेवलपमेंट साथ ही साथ विरासत, यानी जो कल्चरल हेरिटेज है या फिर कोई मोन्यूमेंटल हेरिटेज है उसे भी हमें कंजर्व करना है साथ ही साथ। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो विकास के तौर पे क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका नोड रहेगा गया में, और 3 लाख करोड़ जो है इन सारे स्टेट्स के लिए दिया जा रहा है फॉर स्कीम्स रिलेटेड टू वीमेन एंड गर्ल्स। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक तो ये स्कीम याद रखनी है, कौन कौन से स्टेट इनमें इन्वॉल्व हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर एक और जब हम पूर्वोदय की बात करते हैं तो पूर्वोदय का अगर हम टेक्निकल मतलब अगर शाब्दिक अर्थ से देखें, अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, तो वो आता है ईस्ट। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, तो ईस्ट के डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ईस्ट में हमारे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल आ रहे हैं, इसलिए इसे पूर्वोदय कहा जा रहा है। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि एक और स्कीम लॉन्च की जाएगी, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब इसमें क्या किया जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा, किसके, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी। और ये कहाँ पे काम होगा, 63,000 विलेजेस यानी 63,000 गाँवों में, और 5 करोड़ लोगों यानी 5 करोड़ पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल जस्टिस की सेक्शन में हम बात कर रहे हैं, जो हमारी थर्ड प्रायोरिटी है, जिसमें अभी हमने पहली स्कीम के बारे में बात की, वो थी पूर्वोदया, और दूसरी हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, अब साथ ही साथ और चीज़ें क्या की जाएंगी हमारे ईस्ट के लिए, यानी पूर्वोदय के लिए। पूर्वोदय मीन्स होता है ईस्ट, एंड उदय का मीन्स होता है राइज। तो राइजिंग ईस्ट आप इसे कह सकते हैं, कि ईस्ट का राइजिंग ईस्ट की मीन, इसका मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट की बात हो रही है, तो उसमें साथ ही साथ और क्या किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में 100+ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो सेटअप की जाएंगे। ठीक है, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा इम्प्रूव होगा या इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये एज अ पॉइंट हम भी अगर एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, जब हम कोई इकोनॉमिक सेक्शन में या कहीं पे भी हम ये पॉइंट लिख रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या किया जा रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस बार बजट में 100+ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो सेटअप किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फिर एक इम्पॉर्टेंट इस यहाँ पे एक और स्कीम है, वो है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया था आंध्र प्रदेश का, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, 15,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी 15,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे एक पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसे कंप्लीट कराएगी यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा। और साथ ही साथ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, आपके वाटर रिसोर्सेज हो गए, वाटर मैनेजमेंट हो गया, इन सारे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ध्यान दिया जाएगा। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और साथ ही साथ इन एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल नोड्स बनाए जाएंगे, कहाँ पे,
को पार्थिम बनाए जाएंगे, जो कि बनेगा विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, और एक ओरवाकल नोड बनाया जाएगा जो कि हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे बनाया जाएगा। तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे, साथ ही साथ रेजिडेंशियल किए जा रहे हैं जिसमें रोड, स्कूल और वाटर मैनेजमेंट, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और 15,000 करोड़ दिए जा रहे हैं इन फाइनेंशियल सपोर्ट, और पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो अगर हम अपने इस थर्ड सेक्शन की बात करें, थर्ड प्रायोरिटी की बात करें, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के ऊपर था, तो पहले तो हमने पूर्वोदय स्कीम की बात की, फिर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात की, ये दूसरी स्कीम के बारे में थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश को कुछ फाइनेंशियल एड और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराने की बात की, साथ ही साथ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने की भी बात की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को लेके, जो कि हमारा फोर्थ प्रायोरिटी है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर के आई जाएगी एमएसएमईज के लिए, कहाँ पे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर के आई जाएगी। और इनके लिए न्यू असेसमेंट मॉडल लेकर के आया जाएगा फॉर एमएसएमई क्रेडिट, मतलब उनको लोन देने के लिए एक जो असेसमेंट किया जाता है कि किस तरीके से किसको कितना लोन मिलना चाहिए, उसके लिए एक न्यू असेसमेंट मॉडल लाया जाएगा, ताकि उनके हिसाब से वो उनके फेवर में रहे। इसका मतलब हो गया, हो सकता है किसी की एक एमएसएमई की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो, तो उस बेसिस पे वो एक न्यू मॉडल रहेगा डिफरेंट के लिए, ताकि वो सबको अकोमोडेट कर पाए एमएसएमई क्रेडिट को। ठीक है, मुद्रा लोन्स हम जानते हैं। मुद्रा लोन्स, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर की बात करें, तो एक शिशु लोन होता है, एक किशोर होता है, एक तरुण होता है। ठीक है, तो तरुण कैटेगरी में पहले लोन जो मिला करता था वो 10 लाख का मिला करता था, अब जो मिलेगा वो 20 लाख का मिलेगा। तो एक ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मुद्रा लोन्स हैं वो इंक्रीज़ किए गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा एमएसएमईज को ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई एमएसएमई है, ठीक है, अब इन्होंने कहीं से लोन लिया, अपना बिजनेस सेटअप किया, सेटअप करने के बाद अब इन्होंने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्ट को किसी को इन्होंने जो है सेल किया। अब क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग होती है बहुत सारी ऐसी रहती है कि पेमेंट बाद में होती है, प्रोडक्ट पहले रीच कर जाते हैं, तो जो पेमेंट आने में लेट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लोन रिपेमेंट है ये टाइम से कर नहीं पाते हैं। अब लोन रिपेमेंट टाइम से नहीं कर पाएंगे तो ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इन्होंने सपोज कीजिए 90 डेज क्रॉस कर गया, तो अब एनपीए में अगर ये क्रिएट हो गए तो इनका स्ट्रेस पीरियड में ये चले गए हैं कि भाई ये फंस गए हैं दोनों साइड से, उन्हें एक तरफ लोन देना है और एक तरफ जो है उनके पास पैसे नहीं आ रहे। तो इसके लिए क्या है कि क्रेडिट सपोर्ट जो है दिया जाएगा एमएसएमईज को ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्ट्रेस पीरियड के ड्यूरिंग में। पहला, क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमईज के लिए लाई जाएगी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहेंगे, न्यू असेसमेंट मॉडल लाया जाएगा। फिर मुद्रा लोन में जो तरुण कैटेगरी थी उसकी जो इन लिमिट है वो 20 लाख कर दी गई, पहले 10 लाख थी। फिर क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा एमएसएमईज को ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड एज वेल। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनहेंस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स की, तो ये भी चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है या प्रमोट की जा रही है। इसमें क्या है कि ट्रेड्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि एमएसएमईज के लिए है। ठीक है, एमएसएमईज के लिए है, और ये प्लेटफॉर्म जो है आरबीआई रेगुलेट करता है। अब इस प्लेटफॉर्म में होता क्या है कि इस बार इसका इनहेंस्ड स्कोप किया गया। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हैं एमएसएमई के, ठीक है, आपका जो एंटरप्राइज है वो एमएसएमईज में आता है, माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज में आता है। अब इस प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि अगर आप चाहें तो इस पे आप यहाँ पे ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। अब क्या होता है, ऑर्डर के साथ साथ अगर आपको कोई ऑर्डर आया है, सपोज़ कीजिए कि आपको फ्रांस से या किसी भी कंट्री से या किसी भी कंपनी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया, सब 1 करोड़ का ऑर्डर, आपको कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना था। अब इस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होंगे उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अब आप पैसे नहीं है तो आप ट्रेड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप ये कहेंगे कि मेरे पास ऐसा ऐसा ऑर्डर आया है, क्या इसके लिए कोई फाइनेंस करने के लिए तैयार है। तो जो बाकी बायर्स रहेंगे वो एक बिडिंग करेंगे, बायर्स बिडिंग करेंगे, जिसकी बिड आपको सबसे बेस्ट लगेगी आप उस बिड को ले लेंगे। वो इंसान या वो कंपनी या वो इंस्टीट्यूशन आपको पैसे देगा इनिशियली, और ये मनी जो आप यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, और फिर जो प्रॉफिट होगा या जो भी जिस 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 अमाउंट पे बिडिंग हुई है वो आप उस सेलर को दे देंगे वापस।
ठीक है, तो ये ट्रेड प्लेटफॉर्म इस तरीके से काम करता है। तो अब ये कहा गया है इनहेंस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स। इसमें क्या एक रूल था कि अगर आपके पास 500 करोड़ का टर्नओवर है तभी आप जो है इसमें बायर बन सकते हैं। मतलब अगर किसी ने प्रोजेक्ट इसमें प्रपोज किया तो उस प्रोजेक्ट को खरीदने या बिडिंग करने के लिए आपको 500 करोड़ के आपकी कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए। बट अब ये जो है इनहेंस कर दिया गया स्कोप, अब इसको 250 करोड़ के लिए कर दिया गया है कि अगर अब आपके पास आपका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ का भी है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई क्रेडिट गारंटी की, एनहेंस्ड सो की, असेसमेंट मॉडल की, मुद्रा लोन की, क्रेडिट सपोर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एमएसएमई यूनिट्स लगाई जाएंगी किसके लिए? फूड इरेडिएशन, क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। अब इरेडिएशन क्या होता है कि जैसे फूड आपके वेजिटेबल्स हैं इनमें बैक्टीरिया या फंगस या जो भी चीज़ें उसको स्पॉइल करती हैं उसके लिए रेडिएशन का यूज़ करके हम उन्हें किल कर सकते हैं। इसलिए इरेडिएशन के लिए भी हम एमएसएमई यूनिट लगाएंगे जो फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए रहेंगे। ठीक है, फिर साथ ही साथ क्या होगा कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किए जाएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर कुछ है तो वो ये है एनहेंस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑन बोर्डिंग 500 करोड़ से 250 करोड़। अभी तक यही सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिला है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें तो रेंटल हाउसिंग यानी डॉर्मेट्री टाइप अकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड PPP मॉडल ऑन विद VGF सपोर्ट। इसमें क्या किया जाएगा कि जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनके लिए रेंटल हाउसिंग की जाएगी डॉर्मेट्री टाइप, वहाँ पे वो रेंट देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि रेंट बहुत ही ज़्यादा होता है कहीं पे अगर कोई इंडिविजुअल इस तरीके से रहना या वर्कर कहीं पे अगर रहते हैं तो उनके लिए डॉर्मेट्री टाइप बनाया जाएगा। वो PPP मोड में बनेगा यानी प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रेंटल हाउसिंग जो कि डॉर्मेट्री टाइप रहेगा यानी एक सिंगल रूम में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, इस तरीके का बनाया जाएगा। वो बनाया जाएगा वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये चौथी नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हमारा ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं इस सेक्शन में, फोर्थ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्शन में। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि 500 जो टॉप कंपनीज़ हैं उनमें 1 करोड़ यूथ को अगले 5 साल में इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, और अलाउंस कितना दिया जाएगा? 5000 पर मंथ यानी 5000 पर मंथ का। वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा 6000 रुपए का, वो भी CSR फंड यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके लिए जो फंड वो डोनेट करते हैं उनका यूज़ किया जाएगा। 6000 रुपये अगर वो देंगे तो वो उनके CSR में ऐड हो जाएगा कि हाँ आपको CSR फंड्स इतने इन्वेस्ट करने थे या इतनी जगह पे इस्तेमाल करने थे, उसमें से 6000 रुपये आप वन टाइम असिस्टेंस दे देंगे उनको कि जो इंटर्नशिप करने के लिए आएंगे। ठीक है, टॉप 500 कंपनीज थी। तो ये चौथी बात हो गई चौथे प्रायोरिटी की। तो पहला था हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा हमारा था एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ठीक है, तीसरा हमारा था ह्यूमन रिसोर्स HRD एंड सोशल जस्टिस। फिर फोर्थ हमने कहा अभी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अब फिफ्थ हम लोग बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट की, फिफ्थ प्रायोरिटी की। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहली चीज़ ये कही जा रही है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कहेगी स्टैंप ड्यूटी रिड्यूस करने के लिए अगर वो प्रॉपर्टी जो ली जा रही है वो वीमेन के नाम पे है। ठीक है, तो वीमेन एम्पावरमेंट होगा, वीमेन के नाम पे ये प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो स्ट्रीट मार्केट्स जो हमारे शहरों में लगती हैं, फूड स्टॉल्स लगते हैं, उनमें ये कहा जा रहा है कि 100 वीकली हार्ट्स जो है फॉर स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। ठीक है, 100 वीकली हाट लगाए जाएंगे, जो मार्केट या मेला लगता है जिसे कहते हैं वो लगाए जाएंगे, जो कि वीकली होंगे, साप्ताहिक रहेंगे। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ कही जा रही है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट रहेगा इन 14 लार्ज सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन जो है 30 लाख से ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई एक एरिया है जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, पार्क्स हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इन सब में जो ईज़ ऑफ मूवमेंट रहे यानी एक जगह से आप दूसरी जगह इतनी आसानी से चले जाएं, साइकिलिंग की उसमें फैसिलिटीज़ रहें या डिफरेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ईज़िली अवेलेबल रहें और टाइम कम कंजम्पशन हो, वो होता है आपका ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। वो कहाँ किए जाएंगे? 14 लार्ज सिटीज़ में किए जाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा होगी। साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा 100 सिटीज़ में।
जो मेजर सिटीज़ रहेंगी, ठीक है, जहाँ इशू है। अभी हमने देखा हाल फिलहाल में दिल्ली में कितना वाटर क्राइसिस हो गया था, और चेन्नई एंड बेंगलुरु तो हम जानते ही हैं कि हमेशा न्यूज़ में रहता है वाटर क्राइसिस की वजह से, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस फिफ्थ अर्बन डेवलपमेंट में हमारे में है, और ये अभी तक का कह सकते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट स्कीम हो सकता है, ये है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, ठीक है। ये इसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर को, आपको ध्यान रखना है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में है, अर्बन पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को 1 करोड़ आवास दिए जाएंगे, घर दिए जाएंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है वो 10 लाख करोड़ की जा रही है, ठीक है। ये भी मीन्स में एज एन स्कीम के लिए यूज़ किया जा सकता है कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब फिफ्थ हो गया अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। अब सिक्स्थ है एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। फिर से एक बार रिवाइज, एग्रीकल्चर, देन सेकेंड वॉज एम्प्लॉयमेंट, देन थर्ड वॉज HRD एंड सोशल जस्टिस, then fourth was manufacturing and services, then fifth was urban development, then sixth is energy security, ठीक है। अब एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स को इंस्टॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा इस BSR के ऊपर कि और इसको एफिशिएंट किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में ये किया जा रहा है। अब एक चीज़ है पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी एक लाई जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए रहेगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकें। अगर हम सपोज़ कीजिए कि एक पॉइंट ऑफ टाइम हम ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हम एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो हम उसको अगर कहीं स्टोर करना चाहें तो कहाँ पे हम स्टोर करके रख सकें, ताकि इन केस अगर हमारे पास कभी जहाँ पे जो रीजन्स हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी हो, वहाँ पर भी हम कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल स्टोरेज पॉलिसी का इंपॉर्टेंस तब जहाँ पे आएगा अगर सोलर पैनल्स हैं आपके। सोलर पैनल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जब आपका सन है ड्यूरिंग द डे, ठीक है, बट ड्यूरिंग द नाइट जब सन नहीं है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं स्टोर होनी चाहिए। अब उन सब के लिए जो स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं आपको बनानी पड़ेगी, तो उन सब में ये काम आएगा आपका पम्प स्टोरेज पॉलिसी, ठीक है। फिर बात की गई है एनर्जी सिक्योरिटी में एनर्जी ऑडिट की, ठीक है, कि माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मीडियम एंटरप्राइजेस की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये प्रमोट किया जाएगा कि आप क्लीन एनर्जी के टूवर्ड्स मूव कीजिए, ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसे कम रहते हैं, तो ये अगर इन सब पे ध्यान दे देंगे तो ये अपना बिजनेस खुद आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो इसलिए माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ये ध्यान दे रहे हैं। और मीडियम एंटरप्राइजेस कहीं ना कहीं खुद में कैपेबल होंगे या उनको भी थोड़ा एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो बात की बात है, बट अभी यहाँ पे जो बात की जा रही है वो की जा रही है माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की। साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटीज़ में क्या कहा जा रहा है कि AUSC थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो कि जॉइंट वेंचर होगा बिटवीन NTPC एंड भेल, जो कि 800 मेगावाट यानी 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट लगेगा। तो थर्मल पावर प्लांट की भी बात हो गई, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था इनिशियली ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर की हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्कीम्स पे ध्यान देते रहना है और इन सारे प्रोजेक्ट्स पे। अभी हमने पोलावरम एक प्रोजेक्ट की बात की थी, फिर हमने कुछ कॉरिडोर्स की बात की, जैसे बेंगलुरु विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर, फिर हमने कोलकाता और अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हम आगे स्कीम की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम चौथे नंबर पर जिसको मैं अगर रखूं तो वो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एक हमने पूर्वोदय की बात की, अभी एक हमने यहाँ पे बात की जो कि ये थी PM आवास योजना अर्बन 2.0। एक हमारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो गया, एक और है जिसे अभी हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे कि हमने शुरुआत में कहाँ पढ़ा था। फिलहाल PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी 300 यूनिट्स पर मंथ। अब ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, ये क्या है कि जब आप सोलर पैनल अपने घर पे लगवा लेंगे तो उससे आपको जो 300 यूनिट जो है वो यहीं से आ जाएंगे, तो 300 यूनिट जो रहेंगी ये आपकी, तो इससे आपकी बचत हो गई पैसे की जो आपने खुद इंस्टॉल करवा रखा है सोलर पैनल। अभी तक इसमें 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 14 लाख एप्लीकेशन अभी तक आ चुके हैं। और तो ये है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कही गई है, जो कि फ्री नहीं है, मतलब सोलर पैनल लगेंगे तो ये आपके पैसे बच जाएंगे, तो एक इन अ वे फ्री है, ठीक है। अब फिर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन। यहाँ पे आपको नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे देख सकती है, बट सारी चीज़ें कवर की गई हैं, आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट
जो प्रायोरिटी है वो ये है। यहाँ पे 11,11,111 करोड़ का जो बजट रखा गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये 3.4% ऑफ जीडीपी रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, आपके मेंस के लिए काम आ जाएगा। फिर 1.5 लाख करोड़ स्टेट्स को दिए जाएंगे जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन रहेंगे, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिर फेज़ 4 जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, वो इनिशिएट किया जाएगा जो कि 25,000 रूरल हैबिटेशंस को बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन की बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू रहता है फ्लड मिटिगेशन का, फ्लड का। अगर हम बात करें हिली स्टेट जैसे असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया जहाँ पे अभी ग्लेशियल आउटबस्ट हुआ था। ठीक है, और बिहार को हम जान ही रहे हैं, कोसी द सौर ऑफ बिहार, उसकी वजह से कितना इशू होता है सबको। तो उसके लिए इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के को भी इस बार ध्यान रखा गया बजट में, जहाँ के लिए एड किया जा रहा है। 11,500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल में कोसी मेशी इंट्रा स्टेट लिंक है, जिसमें और भी 20 प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हैं। ये अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, इसमें 2 रिवर्स इन्वॉल्व हैं, कोसी और मेची इसे कहा जाए या मेखी कहा जाए, आई एम नॉट स्टिल श्योर। बट ये जो प्रोजेक्ट है ये इंट्रा स्टेट है, यानी ये विद इन स्टेट बिहार के स्टेट में 2 रिवर्स हैं, इनको लिंक किया जाएगा ताकि कोसी का वाटर जो है इस दूसरी रिवर में डाइवर्ट किया जा सके। जो कोसी में बाढ़ आती है, जो फ्लड होता है, उसकी वजह से जो डिज़ास्टर होता है वो बच सकेगा। और साथ ही साथ 20 अदर प्रोजेक्ट्स हैं जो इस 11,500 करोड़ एलोकेशन जिन्हें मिलेगा। ठीक है, फ्लड मैनेजमेंट असिस्टेंट किया जाएगा कहाँ पे? असम, सिक्किम और उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ग्लेशियल आउटबस्ट बहुत रहता है और जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं वो बहुत बड़े इशू हैं इन सारे हिली स्टेट्स में। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन के लिए भी पैसा दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे क्या याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट मेंशन है? असम, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे ये जो खास तौर से ये जो प्रोजेक्ट मेंशन है इसको मैप में ज़रूर देखिएगा। और इन सब के लिए अलग से एक लेक्चर तो मैं बनाऊंगा ही, जिसमें स्कीम्स रहेंगी बजट की स्पेशली और प्लान 2025, और साथ ही साथ ये सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी मैं बना दूंगा एक अलग से। बट ये ध्यान रखिएगा, आप अभी के लिए आप खुद से देख लीजिए कि इसकी मैप कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है, ताकि बात के लिए कोई समय नहीं आता है। अब साथ ही साथ क्या बात की जा रही है? टूरिज़्म को लेकर के बात है। अब टूरिज़्म में इन सारी ये जो लोकेशन मैंशन है इसको आपको मैप्स में देखना होगा, और नहीं तो आपको वेट करना होगा जब तक मैं एक दूसरा लेक्चर इस पर नहीं बना देता हूँ। बट फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि इस बजट में कौन कौन सी लोकेशन मेंशनड है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्शन में। ठीक है, जिस तरीके से विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर है, ये दोनों काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो है उसके तर्ज पे, उसके बेसिस पे, उसके मॉडल पे ये दोनों बनाए जाएंगे, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। नालंदा जो है, जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी अभी इनॉग्रेट की जाएगी, उसको एज अ टूरिस्ट सेंटर जो है डेवलप किया जाएगा। राजगीर हम जानते हैं बिहार में, हमेशा हम लोग इसको आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज एंशिएंट इंडिया में हम लोग बात करते रहते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। यहाँ पे भी इसको भी डेवलप किया जाएगा फॉर टूरिज़्म। उड़ीसा में भी टूरिज़्म को डेवलप किया जाएगा, ये कल्चरल हेरिटेज के रूप में हम जानते हैं कि उड़ीसा का क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू टूरिज़्म इन सारी जगहों पे, इन सारी लोकेशन को आप एक बार मैप में देख लीजिएगा, एक बार इन चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में। ये पूछ लेगा कि ये टेंपल कहाँ पे है, या ये टेंपल किसने, ये जो कॉरिडोर है जहाँ पे ये टेंपल है, ये टेंपल किसने बनवाया था, कौन से रूलर के टाइम पे रूलर था जब ये टेंपल बना था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो यहाँ से हमारे साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है स्कीम और प्रोजेक्ट्स के अलावा। अब हमारा जो 8th इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है, अगर यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे अगर हम रिवाइज करें तो पहला हमारा एग्रीकल्चर था, दूसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट था, तीसरा हमारा एचआरडी एंड सोशल जस्टिस था, फोर्थ हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज था, फिफ्थ हमारा अर्बन डेवलपमेंट था, सिक्स्थ हमारा एनर्जी सिक्योरिटी था, सेवन्थ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अब हम पढ़ रहे हैं इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड जो है उसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें ये जो रिसर्च नेशनल रिसर्च फंड है ये प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन होगा, जिसमें फाइनेंस पूल इनिशियली 1 लाख करोड़ का वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, स्पेस इकोनॉमी में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के 1000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं।
तो आपको बस ये होना चाहिए कि किस पे ध्यान दिया गया है, स्पेस इकोनॉमी पे ध्यान दिया गया है और एनआरएफ के ऊपर ध्यान दिया गया है, ठीक है। एनआरएफ के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये तो जनरल टॉपिक हो जाएगा स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली कोई चीज़ मेंशन है, आपको नाम डायरेक्टली दिया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फाइनल प्रायोरिटी की, जो है वो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। अब जैसा कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में हम लोग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भू आधार की बात की जा रही है, भू आधार फॉर ऑल लैंड, जिसमें एक यूनिक लैंड पार्सल आईडी नंबर मिलेगा, यानी जिस तरीके से एक इंडिविजुअल का हमारी कंट्री में एक आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से लैंड्स का भी एक आधार बनाया जाएगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में आ रहा है। सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन्स, सारे जो लैंड्स हैं उन सब के मैपिंग होगा, सब डिविजन्स की भी मैपिंग होगी, ताकि बेटर जो लैंड रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर है या लैंड ट्रांसफ़र है या जो भी चीज़ें हैं वो ईजिली हो सकें, क्योंकि बहुत सारे जो लैंड रहते हैं वो हम देखते हैं कि बहुत लैंड रिलेटेड बहुत इश्यूज डिस्प्यूट्स जो हैं वो कोर्ट्स में है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों के लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन में। फिर लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज़, उनको डिजिटाइज किया जाएगा यूजिंग जीआईएस मैपिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम का यूज़ किया जाएगा उन सबको मैप करने के लिए, जहाँ पे उनके कोऑर्डिनेट्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। कोऑर्डिनेट रिकॉर्डिंग होती है, उनकी जो लोकेशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वो रिकॉर्ड होगा। फिर डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स। कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव मैप होता है, किसका? ये जो यहाँ पे बात हो रही भू आधार की, या किसी भी एरिया में जो छोटे से छोटे डिवीजन हैं उन सब की भी जो मैपिंग है, जिसमें हर चीज़ इन्वॉल्व रहती है, सिटीज़ के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, तो उन्हें कैडेस्ट्रल मैप कहा जाता है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप रहता है जिसमें हर चीज़ आपकी मेंशन रहती है, ठीक है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री की जाएगी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में। और फिर आगे अगर हम देखें तो एफडीआई और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट जो हमें आ रहे हैं, उनमें हम प्रमोट करेंगे कि वो इंडियन रुपीज़ में हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंडियन रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन रुपीज़ जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर एक एनपीएस वात्सल्य है, ये माइनर्स के लिए, ये आप कह सकते हैं कि स्कीम है जहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियंस जो हैं वो कुछ प्रीमियम अमाउंट दे करके, जैसे कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक उसी तरीके से आफ्टर 18 ईयर्स जब ये हो जाएंगे तो उन्हें ये पैसा मिल जाएगा जो यहाँ पर डिपॉजिटेड होगा इस स्कीम के अंडर, एनपीएस वात्सल्य में। फिर न्यू पेंशन स्कीम के बारे में कुछ बात की गई है कि इसके जो इश्यूज़ हैं वो उसे एड्रेस किया जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम में जो भी रिलेटेड सब कोई इश्यूज़ हैं या जो भी उन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। तो इससे हमारा जो 9th प्रायोरिटी सेक्टर है वो भी फिनिश होता है। तो एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं कि अभी तक पहले तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स की हमने बात की। पहला एग्रीकल्चर की बात की, फिर दूसरा हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की, फिर तीसरे हमने जो बात की वो एचआरडी एंड सोशल जस्टिस की बात की, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की बात की, फिर फिफ्थ हमने सिक्स हमने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात की, फिफ्थ वॉज हमारा अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात हुई, फिर सेवन्थ में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, फिर एट्थ में हमने R&D के बारे में बात किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया, फिर नाइन्थ में हमारे नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात की। तो ये हो गए हमारे 9 प्रायोरिटीज़, ठीक है। अब एक बार शुरुआत से चीज़ों को देखते हैं, क्या पढ़ा है हमने, फिर उसके बाद हमें कुछ चीज़ें और देखनी है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से कुछ शुरुआत की थी, बजट 24, विकसित भारत हमारा 2047, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। बजट थीम जो हमारी वो 4 चीज़ों के ऊपर थी इस बार, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSMEs, मिडिल क्लास, इन सब के लिए 9 प्रायोरिटीज़ डिसाइड की कि इनको अगर हम अचीव कर लेंगे तो ये अचीव हो जाएगा, ये अचीव होगा। तो हमारा पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप क्या, जो भी स्टेप बीच में है उनमें से एक स्टेप जो है वो कंप्लीट होगा, और इनमें कुछ सेक्शंस के ऊपर खास तौर से ध्यान रखा जाएगा जिन्हें एक्रोनिम दिया गया ज्ञान का, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता एंड नारी, पुअर फार्मर्स, यूथ एंड वीमेन। फिर हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात की, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप के बारे में बात की, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनानी कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, सप्लाई चेन स्ट्रेंथन करना, वेजिटेबल प्रोडक्शन का आत्मनिर्भरता, इन 5 ऑयल्स पे हमें आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस लाना है, इसे देश के अंदर ही बनाना है ताकि इम्पोर्ट बिल बचे।
फिर रिलीज़ ऑफ न्यू वैरायटीज़, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए ये न्यू वैरायटीज़ रिलीज़ की जाएंगी। नेचुरल फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए 1 करोड़ फार्मर्स के लिए, और सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रांडिंग दी जाएगी इनको प्रमोट करने के लिए ताकि एक्सपोर्ट कर सकें। स्ट्रीम प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा नाबार्ड। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, जहाँ पे लैंड को डिजिटलाइजेशन होगा और डिजिटल क्रॉप सर्वे भी साथ में किया जाएगा। जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में 3 पैकेज की बात की, स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी की बात की गई है। और फिर स्किलिंग के बारे में बात की गई। वीमेन हॉस्टल क्रिएट किए जाएंगे। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट 1000 ITI इंस्टीट्यूट जो उनको अपग्रेड किया जाएगा। फिर सोशल जस्टिस HRD में जो हमने देखा पूर्वोदय की स्कीम लॉन्च की, जहाँ पे विकास और विरासत की भी बात की गई। इसमें 3 स्टेट्स बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात की गई, जो कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसका नोट गया में रहेगा, आपको ये याद रखना है। इसका रूट देख लीजिएगा। और 3 लाख करोड़ का जो फाइनेंशियल एड है वो दिया जाएगा स्कीम रिलेटेड टू वीमेन एंड गर्ल्स के लिए, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट जिसको मैं कह रहा था स्कीम रहेगा वो ये है। फिर 100+ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स जो हैं वो ब्रांचेस सेटअप की जाएंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की हमने बात की, जहाँ 15,000 करोड़ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। ये स्कीम, ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट नोड के बारे में बात की, कोपार्थी और ओरवाकल में एक नोड होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बेंगलुरु में। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात की, जहाँ पे हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम की बात की। तरुण कैटेगरी को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया न्यू असेसमेंट मॉडल MSME क्रेडिट के लिए। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की बात की, जहाँ पे 500 करोड़ से रिड्यूस कर दिया गया 250 करोड़, जिससे इसका स्कोप बढ़ गया। अब बायर्स जो हैं जिनका टर्नओवर 250 करोड़ है वो भी आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। MSME यूनिट्स लगाई जाएंगी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए। स्ट्रेस पीरियड में MSMEs को सपोर्ट दिया जाएगा। 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटर्नशिप दी जाएगी 500 टॉप कंपनीज में। 1 करोड़ यूथ को 5,000 पर मंथ का अलाउंस मिलेगा। 6,000 वाया CSIR फंड में 1 टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा। डॉर्मेट्री टाइप रेंटल किए बनाए जाएंगे, किसके लिए, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए। PPP मॉडल पे बेस्ड होगा। अर्बन डेवलपमेंट में स्टैंप ड्यूटी रिड्यूस करने के लिए बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि अगर वुमेन के नेम पे अगर प्रॉपर्टी है तो स्टैंप ड्यूटी आप रिड्यूस कीजिए। स्ट्रीट मार्केट्स 100 वीकली हार्ट्स लगाए जाएंगे। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना है 14th लार्ज सिटीज़ में, पॉपुलेशन जहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा। वाटर मैनेजमेंट करना है 100 सिटीज़ में। हाउसिंग नीड्स के बारे में PM आवास योजना अर्बन 2.0, 1 करोड़ अर्बन पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को घर मिलेगा, जिसमें 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी, भारत स्मॉल रिएक्टर्स के बारे में बात की गई है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाएगा। पम्प स्टोरेज पॉलिसी बनाई जाएगी। थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा जो NTPC एंड भेल का जॉइंट वेंचर होगा 800 मेगावाट का। एनर्जी ऑडिट किया जाएगा। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि आप वो क्लीन एनर्जी यूज़ करें, उनको सपोर्ट किया जाएगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें मुफ्त सिर्फ 300 यूनिट जो है वो आपको तब मिलेगा जब आप सोलर पैनल लगवा लेंगे, तो इन अ वे ये आपके लिए फ्री हो जाएगा। 1 करोड़ हाउस होल्ड को ये मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन सो फार हो चुके हैं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 3.4% GDP का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 1.5 लाख करोड़ जो हैं वो स्टेट्स को दिए जाएंगे, इंटरेस्ट फ्री रहेंगे ये सारे। और फेज़ 4 स्टार्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, तो एक ही ये स्कीम भी है जो मैंशनड है, इसके बारे में भी पढ़ना होगा। इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के लिए कुछ एड दिया जा रहा है 11,500 करोड़ का। कोसी मेशी रिवर जो है विद इन बिहार जो है उसको इंट्रा स्टेट यानी इंट्रा है यानी विद इन स्टेट उसको लिंक किया जाएगा, ताकि जो कोसी में की वजह से जो बाढ़ आती, जो फ्लड इशू होता है वो कम हो सके। और साथ ही साथ 20 और प्रोजेक्ट्स में भी ये पैसे लगाए जाएंगे। फिर फ्लड मैनेजमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा असम, सिक्किम, उत्तराखंड को। और रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन हिमाचल प्रदेश के बात की जाए, सपोर्ट किया जाएगा। टूरिज्म की बात करें तो ये सारे टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर ये बनाया जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के बेसिस पे यानी उसके तर्ज पे। नालंदा को एज अ टूरिस्ट सेंटर डेवलप किया जाएगा। राजगीर जो कि हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन्स के लिए एक सेक्रेड प्लेस है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको भी एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किया जाएगा। उड़ीसा को भी साथ में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। इन सारे स्टेट्स का नाम याद रखना है।
इनोवेशन एंड रिसर्च में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन होगा, जिसमें फाइनेंस पूल इनिशियली 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। स्पेस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और फिर अगर नेक्स्ट जनरेशन, ये हमारा 9th है, जिसके बारे में बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भू आधार, जो कि किया जाएगा। फिर एक कैडेस्ट्रल मैप यानी कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग की जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रमोट किया जाएगा एफडीआई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन रुपीज़ में हो। एनपीएस वात्सल्य फॉर माइनर्स आफ्टर 18 ईयर्स, उनको जो है वो पैसा मिलेंगे। न्यू पेंशन स्कीम, इनके जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस करने हैं। अब ये तो बात हो गई प्रायोरिटी सेक्टर की। अब हमें कुछ मैप्स देखने हैं, कुछ ट्रेंड्स देखने हैं जो बजट में मेंशन है, और इनसे भी हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो पूछता है कि एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में कि कंटिन्यूसली जो है करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता रहा है या घटता रहा है। तो ये सारे ट्रेंड्स हमें पता होने चाहिए। हमें डेटा से बिल्कुल मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें चार्ट, ये जो इमेज है, हमें ट्रेंड देखना है कि किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहला जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव किया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो कोविड का ड्यूरेशन था फाइनेंशियल ईयर 19 से 21 तक भी, यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा कितना ज़्यादा बढ़ गया था। अब कहा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी कि ये अब थोड़ा सा कम है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि 16-17 में कभी हुआ करता था, उसके आसपास हमारा ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आ गया है। ठीक है, अब इंडिया ग्रू एट 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी बताया गया है कि 8.2% की स्पीड से रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो की है। इसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो 9.5% जो ग्रो की हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसकी वजह से था। तो ये एक डेटा याद रखना है आपको कि 8.2%। और कोई भी यहाँ पे जितने भी आप मैप्स देखेंगे कभी भी एग्जाम में, आपको कभी भी अगर ये स्टेडली इंक्रीजिंग, ये सब अभी तक आप सब कुछ जान गए होंगे, स्टेडली इंक्रीजिंग या स्टेडली डिक्रीजिंग अगर कुछ भी कह रहा, मतलब निरंतर या लगातार कोई भी चीज़ बढ़ी नहीं है, घटी नहीं है, हमेशा वो जिगजैग फॉर्म में रहती है। हाँ, अगर पूछेगा कि पिछले 10 सालों में बढ़ा है, तब आपको ध्यान देना होगा कि हाँ वाकई में बढ़ा है कि नहीं, घटा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों, लेकिन लगातार कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब कहा जा रहा है डिक्लाइन इन एनपीएज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। एनपीएज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब उन्होंने जो लोन दे रखे थे वो वापस नहीं आ रहे थे, वो उनके लॉस में आ गए थे, तो उनकी इम्प्रूवमेंट हुई, डिक्लाइन हो गया है। अब आप देख सकते हैं 2018 में ये पीक कर गया था, 12% हो गया था, अभी ये घट करके अराउंड 2.5% आ गया है। ठीक है, हाँ, ये 2.5% आ गया। तो ये अब यहाँ भी आ सकता है कि लगातार डिक्रीज़ हुआ है, हाँ डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, स्टेडली डिक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ पे इतना था, उसका कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। ठीक है, 24 तक आते आते तक एनपीएस काफ़ी कम हो गए हैं। अब एक्सपेंशनरी पीएमआई इंडेक्स, ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक्सपेंशनरी रहा है, जो कि बेटर है। अगर ये 50% के ऊपर रहता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट भी जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिक्रीज कर रहा है। 2021 में 9.2% पहुंच गया था, क्योंकि कोविड का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट था। फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 से इंप्रूव होना शुरू किया, और यहाँ पे अभी 5.6% तक आ गया है फिजिकल डेफिसिट। ये डेटा आपको याद रखना, ये कुछ डेटा में से याद रखना, वो ये है। टेमिंग इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। जो हमारा टारगेट है वो है कितना, 4% ±2, कि हमें इतने पे इन्फ्लेशन को रखना है। तो अब ये जो, अगर हमने इकोनॉमिक सर्वे में बात करें, जो हमने बात की थी इकोनॉमिक सर्वे में, ये कहा जा रहा है कि आने वाले, आरबीआई का ये कहना है कि 2024 और 25 का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, इसमें 4.6 इन्फ्लेशन रहेगा, और फिर 25-26 में जो है 4.1 के आसपास हम पहुंच जाएंगे इन्फ्लेशन को कम करते करते। तो महंगाई जो चल रही है अभी वो कम होगी। तो महंगाई का भी जो ट्रेंड है वो ऊपर नीचे रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं रहा है, लेकिन हाँ पिछले साल क्या कम हुआ, हाँ कम हो रहा है। ठीक है, पिछला ट्रेंड जो है 1 साल का वो कम होते हुए, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो कुछ चीज़ों की कस्टम ड्यूटी जो है चेंज की गई है। कस्टम ड्यूटी अगर हम बात करें तो 3 कैंसर मेडिसिन जो हैं उनके कस्टम ड्यूटीज़ रिड्यूस कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वो अफोर्डेबल हो गई हैं। ठीक है,
और एक और काम की चीज़ यहाँ पे है, वो गोल्ड एंड सिल्वर जो है उस पर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है, ठीक है। अब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फुल्ली एग्जाम कर दिया गया कस्टम ड्यूटीज़ ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, जो हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिलीज़ किया था अराउंड 30 और क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारी इकोनॉमी के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, जिनके बिना हमारी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती है। तो उसमें से शायद 25 क्रिटिकल मिनरल्स को फुल्ली एग्जाम कर दिया गया कस्टम ड्यूटीज़ के, ठीक है। फिर यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये है कि शॉर्ट टर्म गेन जो है अब 20% टैक्स उन पे लगेगा, बढ़ा दिया गया है, बस आप ये याद रखिएगा। और लॉन्ग टर्म जो हैं ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट, उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा, बस याद रखिएगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे टैक्स इंक्रीज कर दिया गया है, बस इतना यहाँ से याद रखिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या था कि जैसे अगर कोई स्टार्टअप करता है और कोई इंडिविजुअल है जिसका जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिन्हें कहा जाता है, उन्हें लगता है कि हम इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले जब वो इन्वेस्ट करते थे वो अच्छा खासा शेयर लेते थे, तो उससे उस पर उनको टैक्स लगता था। तो ये कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं करता है स्टार्टअप कल्चर को, कहीं ना कहीं उसे रोकता है कि भाई अगर किसी को टैक्स लग रहा है तो लोग चाह कर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो अब उसे अबॉलिश कर दिया गया है, ताकि ये एक पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड्स स्टार्टअप प्रमोशन, ठीक है। और हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स जो है फॉरेन कंपनीज पे वो कम कर दिया गया है। 40% जो उन पे लगता था अब वो 35% लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया गया है। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेंस पे जो टैक्स लगता था, यानी शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल के अंदर अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, सेल और बाय, ठीक है, उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। 1 साल के बाद अगर कोई आप शेयर को खरीदते या बेचते हैं तो उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है, ये स्पेकुलेशन वाले नहीं है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म है, जो नॉर्मल आप शेयर बाय और परचेज करते हैं उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया। हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी टैक्स बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसमें भी कोई काम की बात नहीं, सिर्फ इतना है कि 17,500 तक बेनिफिट हो सकता है। जो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप एक ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम अगर इसमें बहुत कम लोग अभी इसको क्या कहें ज्वाइन किए हैं, इसे एक्सेप्ट किए हैं, मतलब उन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया, ऑप्ट उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को किया है। तो अब यहाँ से लोगों को यहाँ लेकर के आना, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेटर है, तभी तो उन्होंने बनाया। तो वो अब इनमें लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप इसको करते हैं तो आपको 17,500 तक की बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। अब रूपी कम्स फ्रॉम हाँ, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास। ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें बस आपको याद रखना सबसे ज़्यादा वाले कौन से हैं, ठीक है। तो एक है सबसे ज़्यादा वाले बोरोइंग, मतलब हम उधार लेके 27% पैसा हम ला रहे हैं। अगर ₹1 हमारे पास आ रहा है तो ₹1 में 27 पैसा जो है वो हमें उधार लेकर के आ रहा है, ठीक है। फिर 19% हमें इनकम टैक्स से आ रहा है, जो कि हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर जीएसटी से आ रहा है हमें, जो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा थर्ड नंबर यहाँ से आ रहा है। सेकंड नंबर यानी हाई इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स जो है वहाँ से ज़्यादा आ रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स से वहाँ से 1% कम है, यानी ये है थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो वो 27, 19, 18 और कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको सॉरी आपको जो याद रखना है वो रैंकिंग भी याद रखनी है। और कहाँ से आता है, बोरोइंग से सबसे ज़्यादा 27%, फिर 19% आपका डायरेक्ट टैक्स से, इनकम टैक्स से, फिर आपका आता है जीएसटी से 18%, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स 17%, ये याद रखना। अब ये तो पैसा आ गया, पैसा जा कहाँ कहाँ रहा है, इन्वेस्टमेंट जो पैसा हमारे पास ₹1 आ गया, हम उसको इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं या स्पेंड कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वो होता है स्पेंडिंग हो रही है, वो हो रही है 21%, वो स्टेट्स को दिया जा रहा है, ठीक है। स्टेट्स का जो शेयर है उनको 21% दे दिया जा रहा है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट 19%, जो हम लोगों ने लोन ले रखा है, जो बोरोइंग ली है अभी हमने 20% की शायद थी ना, 27% की जो हमने बोरोइंग कर रखी है, उस पर जो हमारा इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट को पे करने में हमारा 19% जा रहा है। 19 पैसा हम दे रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट। अब क्योंकि अलग अलग जगह पे, तो इसलिए अलग अलग जगह से लिया गया, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेट्स को जा रहा है 21%, इंटरेस्ट पेमेंट में 19% जा रहा है, दूसरी चीज़ हो गई। अब थर्ड जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, जो यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम है
उसमें जा रहा है, जिसमें वो 60% और 40% का जो रेशियो रहता है वो रहता है। और प्लस क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो उसमें 16% ये सारी चीज़ें जा रही है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। मतलब सब्सिडी में ये पैसा नहीं जा रहा है, केवल सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है। अब ये सेंट्रल सेक्टर होती है जो 100% सेंटर द्वारा फंडेड होती हैं, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो होती हैं, जिसमें 60:40 का रेशियो रहता है, यानी 60% स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और यही केस अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन का रहता है तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट 90% देती है और वहाँ के जो स्टेट्स हैं वो 10% अपना जो उनका टैक्स कलेक्शन रहता है, रेवेन्यू कलेक्शन जो भी है, वहाँ से वो पे करते हैं। तो 19% यहाँ, 21% यहाँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में याद रखिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की है जो 100% है उसमें ज़्यादा जाता है 16%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 8% है क्योंकि बाकी सब 40% मैनेजेबल है बाय स्टेट्स और 10% नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ें याद रखनी है और कुछ यहाँ काम का नहीं है। नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 3 पे ये हो गया, नंबर 4 पे ये। तो यहाँ पे भी 4 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ जा रहा है पैसा। फिर हाँ, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपको पूरा कंप्लीटली दिखा, हाँ ठीक है दिख रहा था। अब डिफेंस में, ठीक है, डिफेंस में सबसे ज़्यादा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट के लिए सेकंड नंबर पे है, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, हमने देखा। फिर होम अफेयर्स में 1,50,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। डिफेंस में हमारा सबसे ज़्यादा बजट, डिफेंस याद रखिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर कोट करने के लिए कुछ रहता है तो वो एजुकेशन रहता है, ये 1,25,000। ये आपको परसेंटेज में बल्कि याद रखने में ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ये याद नहीं रखना, इन सबको डेटा को मत याद रखिए, सिर्फ याद रखिए डिफेंस को सबसे ज़्यादा मिला। और फिर उसके बाद एजुकेशन, फिर हेल्थ अभी भी हमारे टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। और हाँ ठीक है, तो यहाँ से 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि डिफेंस सबसे ज़्यादा है, एजुकेशन कहीं तो बीच में है, हेल्थ को एजुकेशन से भी कम इम्पोर्टेंस है, मतलब कम आउटले है, जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से किया जा रहा है। अब एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, यहाँ पे क्या देखना है कि बढ़ाया गया है कि घटाया गया है। 60,000 करोड़ पिछले साल था, इस साल जो है 86,000 करोड़, लगभग 26,000 करोड़ यहाँ पे बजट इंक्रीज़ किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ देखिए 840 करोड़ था, यहाँ पे 1200 करोड़ कर दिया गया है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, ये अभी हमने बात की, भारत स्टेज रिएक्टर शायद BSR, ठीक है। अब 442 करोड़ से ये 2228 करोड़ कर दिया गया है, ऑलमोस्ट कितना हो गया 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो भी ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। सारी चीज़ें बढ़ाई गई बजट में क्योंकि तभी तो बढ़ के बजट आता है। सोलर पावर ग्रिड में ये ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया, 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़। और सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी डबल किया गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8 to 9 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर LPG में किया गया, 180 करोड़ पिछली बार एलोकेट किया गया था, इस बार 1500 करोड़ किया गया। लाइंस ऑफ क्रेडिट अंडर आइडिया स्कीम, ये आइडिया स्कीम के बारे में हमें जानना होगा। अब ये जो आइडिया स्कीम है ये क्या है, इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, इसका मतलब लोन दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कंट्रीज़ को लोन दिया जाता है। ये हम क्या करते हैं, इसमें एक अपनी हम इमेज बनाते हैं, कह सकते हैं हम एक सपोर्ट करते हैं जो वीक देश हैं या उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके, ताकि हमें भी कुछ फ्यूचर में फ़ायदा हो। जैसे उनके पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना हो गया या कुछ भी किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट देना हो गया, लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से हम लोग देते हैं। और इसमें कुछ कंट्रीज़ एक्सक्लूडेड हैं जो कि हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इनको इस स्कीम के अंडर में नहीं मिलता है। क्लियरली अगर थोड़ा सा लिखें तो नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ को नहीं मिलता क्योंकि इनको दूसरे तरीके से असिस्टेंस दिया जाता है। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो इनको दूसरे तरीके से असिस्टेंस दिया जाता है। आइडिया स्कीम में हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाते हैं और हमारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ आ जाते हैं, ठीक है। और एशियन कंट्रीज़ और डिफरेंट इन तीनों को छोड़ के एशियन कंट्रीज़ जो है उनको असिस्टेंस जो है हम लोग इस स्कीम के अंडर में देते हैं। तो उसका बजट जो है 1,300 करोड़ से लगभग 4,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है।
और कुछ रिसीप्ट की बात, बजट में दो पार्ट होते हैं, एक कैपिटल बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है, ठीक है। तो उसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू रिसीट देखिए हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, तो पैसा हमारा जो है ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, बजट एस्टिमेटेड है, ये हमारा ये है कि हमारे पास 31.3 लाख करोड़ 31.3 लाख करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएगा। और कैपिटल रिसीट जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, एस्टिमेट है वो है लगभग 17 लाख करोड़ आ जाएगा, जो कि कम है, ठीक है। 2023 में भी 18.7 लाख करोड़ जो है वो एस्टिमेट किया गया था, बट जो रियल एस्टिमेट था वो रिवाइज एस्टिमेट, नॉट रियल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट अराउंड 17.9 लाख करोड़ का आया। अभी एक्चुअल्स आएंगे जो कि ये हैं, तो एक्चुअल हो सकते हैं इससे भी कम हो, तो जितने भी एस्टिमेटेड रहता है उससे थोड़ा चीज़ें कम ही रहती हैं। तो ये हमारा एस्टिमेट है कि हमारे पास इतना पैसा आने वाला है टोटल। इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो ये अराउंड आता है आपके 48 लाख करोड़, ये हमारा बजट है इस बार का, ठीक है। टोटल बजट जो है 48 लाख करोड़ का है। और इसमें अभी जो हमने बात कर ली कि जो पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से जाता है, तो इसमें 48 लाख करोड़ में से पैसा जो आ रहा है अराउंड 27% वो हमारा बोरोइंग से आ रहा है, उसमें 19% हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, जो जा रहा पैसा। अब एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर लें, यहाँ है एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू बजट का पार्ट है, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल बजट का पार्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है 37.1 का अगर हम देखें, और ये है हमारा 31.3 की वजह से, इसी वजह से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। रुकिए इसको मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देता हूँ। 37 लाख करोड़ हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, और हमें पैसा कितना आ रहा है रेवेन्यू से, 31.3 लाख करोड़। क्या पता चलता है कि हम डेफिसिट में हैं, किसके हैं, रेवेन्यू डेफिसिट हमारा है, ठीक है। इधर अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें 15 लाख करोड़ का हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें 16.9 लाख करोड़ हमारा एस्टिमेट है कि हमें यहाँ से पैसा मिलेगा, तो ओवरऑल हम डेफिसिट में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की। ये सेशन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ये लास्ट स्लाइड थी हमारी, और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। थोड़ा लंबा सेशन हो गया, अराउंड 1 घंटा 20 मिनट का ये सेशन हो गया, और लेकिन चीज़ें हमने अच्छे से कवर कर ली हैं इस बजट की। और इसके लिए बाद में हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम पे भी मैं एक बार इसकी एक समरी अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा बना दूंगा। बट जहाँ तक है हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर ली। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम लोग अलग से भी देखेंगे। बट उम्मीद करता हूँ आपको ये बजट जो है वो समझ में आया, जहाँ पे हमने 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स के बारे में बात की, हमने 4 फोकस एरियाज़ के बारे में बात की, जो 4 थीम्स हमारी थी उसके बारे में हमने बात की, 4 हमारे फोकस सेक्टर्स थे उनके बारे में बात की, सेक्शंस के बारे में, फिर 9 प्रायोरिटीज़ के बारे में बात की। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चीज़ों को, यहाँ से किया था हमने स्टार्ट, ठीक है। तो विकसित भारत हमारा 2047 का ये हमारा टारगेट था, उसमें हमारी ये बजट थीम थी, ये हमारे 4 मेजर काज थे, और ये हमारी प्रायोरिटीज़ थी। इन सब के बारे में हमने एक एक करके अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दी IAS लैब का टेलीग्राम चैनल है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी, समझ में आई हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो अभी के लिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।